स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे। अभी तक मैंने उत्प्रेरण संबंधित कई क्लास लिया था, लेकिन एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में नहीं बताया था आप लोगों को। तो सबसे पहले आज हम एंजाइम के बारे में जानते हैं। एंजाइम वास्तव में क्या होते हैं। एंजाइम ऐसे नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं उच्च अणुभार वाले, जो कि जीवित पौधों और जंतुओं के शरीर में उत्पन्न होते हैं और उनकी कई अभिक्रियाओं को, जैविक शरीर संबंधित कई अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। वास्तव में ये केवल जीवित कोशिकाओं में ही, जंतुओं या पौधों की जीवित कोशिकाओं में ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन सर्वप्रथम सन 1969 ईस्वी में प्रयोगशाला में कृत्रिम एंजाइम तैयार किया गया था। प्रयोगशाला में कृत्रिम एंजाइम बनाया गया था। इसको याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं इस पर। सबसे पहले कब कृत्रिम एंजाइम तैयार किया गया था? सन 1969 में कृत्रिम एंजाइम तैयार किया गया था। और एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है, इसको हम देखते हैं। एंजाइम उत्प्रेरण, जीवों के शरीर में कई अभिक्रियाएं होती हैं जिनको जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को एंजाइम ही उत्प्रेरित करते हैं। जैव रासायनिक, जीवों के शरीर में होने वाली क्रियाओं को जैव रासायनिक क्रियाओं को जंतुओं और पौधों के शरीर में उत्प्रेरित करने वाले पदार्थों को एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। ये जीवों के शरीर में उत्पन्न होते हैं और उच्च अणुभार वाले प्रोटीन यौगिक होते हैं। इनको आप लिख सकते हैं एंजाइम वास्तव में उच्च अणुभार वाले विशिष्ट प्रोटीन अणु होते हैं। आप लिख सकते हैं विशिष्ट प्रोटीन अणु होते हैं। इनकी कार्य विधि को ही एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। ये जीवों के शरीर में ही उत्पन्न होंगे। कभी भी मृत जीव के शरीर में या मृत पौधों के शरीर में, किसी भी मृत कोशिका में उत्पन्न नहीं होते हैं। वास्तव में जीवित कोशिका में ये उत्पन्न होते हैं और ये जैव रासायनिक क्रियाओं को ही उत्प्रेरित करते हैं। सन 1969 में प्रयोगशाला में पहली बार कृत्रिम एंजाइम तैयार किया गया था। इससे संबंधित
आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे इच्छु शर्करा C11H22O11, C12H22O11 प्लस H2O, इसका अपघटन जो होगा ये इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये सुक्रोज होता है, इच्छु शर्करा या सुक्रोज इसको कहते हैं, ये इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज C6H12O6, ये ग्लूकोज है और फ्रक्टोज C6H12O6 फ्रक्टोज, इनकी उपस्थिति में जो है सुक्रोज का विघटन ग्लूकोज और फ्रक्टोज में होता है। इसी तरीके से एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, ग्लूकोज का एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन जो होता है जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, ग्लूकोज का एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज का एथिल एल्कोहल C6H12O6 का अपघटन जो होता है चल नहीं रही थी पेन, इसको देख लेते हैं फिर से। C6H12O6 अभी सही नहीं चल रही है, अभी थोड़ी देर में देखते हैं। एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जाइमेज एंजाइम, C2H5OH प्लस 2CO2 4 2 6 10, सही है। ये ग्लूकोज का जो है, अब ये जाइमेज एंजाइम दो पार्ट में इसको तोड़ता है, अपघटन करता है, एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ध्यान देंगे आप, यहां आप देख रहे हैं इन्वर्टेज एंजाइम और यहां जाइमेज एंजाइम, इसको क्रियान्वित करवाते हैं दोनों अभिक्रियाओं को, इसको क्रियान्वित करवाता है इन्वर्टेज एंजाइम और इसको जाइमेज एंजाइम। अब देखते हैं एंजाइम उत्प्रेरक के अभिलक्षण या गुण क्या होते हैं, उस पर आप विशेष ध्यान देंगे। कई बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। किस स्थिति में एंजाइम उत्प्रेरक जो होते हैं वो क्रियाशील होते हैं, कार्य करने की क्षमता, इनको किसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने की क्षमता इनके अंदर होती है, उसको आप ध्यान देंगे। एंजाइम उत्प्रेरक या उत्प्रेरण के अभिलक्षण,
एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण किस परिस्थिति में, कब ये इनकी दक्षता जो होगी वो तीव्र होगी, किस स्थिति में जो है किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया को ये तीव्र गति प्रदान करेंगे, वो परिस्थिति क्या हो सकती है। सबसे पहले इनकी स्थिति सर्वोत्तम दक्षता इनकी होगी। किस स्थिति में? सर्वोत्तम दक्षता। सर्वोत्तम दक्षता इनकी ऐसी होती है कि एंजाइम का केवल एक अणु जो होता है वो 10 लाख, नोट कर लेंगे, एंजाइम का एक अणु 10 लाख अभिकर्मकों के अणु को जो है प्रभावित कर सकता है। एंजाइम का एक अणु अभिकर्मकों के 10 लाख अणुओं को प्रभावित कर सकता है। इतनी दक्षता होती है इनकी। इस पर क्वेश्चन बन सकता है, एक अणु, एंजाइम का एक अणु कितने अभिकर्मकों के अणुओं को प्रभावित कर सकता है। तो आप जवाब आपका होगा केवल एक अणु जो है, 10 लाख अभिकर्मकों के अणुओं को एंजाइम का एक अणु प्रभावित कर सकता है। दूसरा अभिलक्षण इनका क्या है? दूसरा अभिलक्षण आप ध्यान से सुनेंगे। दूसरा अभिलक्षण विशिष्ट, उच्च विशिष्ट प्रकृति होती है इनकी। उच्च विशिष्ट प्रकृति क्या है वो आप समझ लेंगे। उच्च विशिष्ट प्रकृति, इनकी प्रकृति बहुत ही विशिष्ट होती है। एक एंजाइम केवल एक ही अभिक्रिया को प्रभावित कर सकता है, कई अभिक्रियाओं को एक एंजाइम नहीं प्रभावित कर सकता। ये आप समझ गए, विशिष्ट प्रकृति यही है इनकी कि एक एंजाइम केवल एक ही अभिक्रिया को प्रभावित कर सकता है। एक एंजाइम एक ही विशिष्ट अभिक्रिया को प्रभावित कर सकता है। विशिष्ट अभिक्रिया को प्रभावित कर सकता है। तीसरा अभिलक्षण ऐसे ही होता है, इष्टतम ताप या पर सर्वाधिक सक्रिय। किसी इष्टतम ताप पर सर्वाधिक सक्रिय, सबसे अधिक सक्रिय होंगे ये, सर्वाधिक सक्रिय। विशेष एंजाइम जो होता है, किसी भी एंजाइम सक्रियता का इष्टतम ताप वास्तव में 298 से 210 केल्विन होता है। इष्टतम ताप 298 से 210 केल्विन, इसी के मध्य, मतलब अधिकतम 298, न्यूनतम 210 केल्विन। इतने तापमान के रेंज में कोई भी एंजाइम जो होता है अधिक सक्रिय होता है। उसको ध्यान रखेंगे, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में। 298 से 210 केल्विन इष्टतम ताप होता है किसी भी एंजाइम का, जिस पर ये सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। चौथा पॉइंट आप ध्यान देंगे, इष्टतम पीएच पर सर्वाधिक सक्रिय। इष्टतम पीएच पर
सर्वाधिक सक्रिय इष्टतम पीएच 5 से 7, जो इष्टतम पीएच मान इसका होता है, पीएच मान 5 से 7 पर कोई भी एंजाइम जो होगा, कोई भी एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होगा। पांच से 7 पीएच मान पर कोई भी एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होगा। इस पर जो है किसी भी एंजाइम की सक्रियता सबसे अधिक होगी और किसी भी अभिक्रिया को सबसे अधिक ये प्रेरित करेंगे। इनको आप विशेष ध्यान देंगे। और सक्रियक एवं सह एंजाइम, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति में एंजाइम की सक्रियता बढ़ जाती है। ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनकी उपस्थिति में एंजाइम की सक्रियता बढ़ जाती है। जैसे आप जानते होंगे, हमने बताया था आपको सामान्य उत्प्रेरकों के लिए कि एक हमने बताया था आपको जिनकी उपस्थिति में उत्प्रेरकों की सक्रियता बढ़ जाती है उनको प्रमोटर आप बोलते हैं। उसी तरीके से जिनकी उपस्थिति में एंजाइम की सक्रियता बढ़ जाती है उनको हम को एंजाइम या सह एंजाइम कहते हैं, जिन्हें सह एंजाइम कहते हैं। सह एंजाइमों की उपस्थिति में इनकी सक्रियता बढ़ जाती है किसी भी एंजाइम उत्प्रेरक की। जैसे हमने बताया प्रमोटर या वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में जो है किसी भी उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ती है। उसी तरीके से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति में एंजाइम उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है, जिनको हम सह एंजाइम कहते हैं। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा एंजाइम उत्प्रेरक। अब एंजाइम उत्प्रेरक का प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है उस पर हम एक नजर डालते हैं। आप ध्यान से देखेंगे। आपको अगर दिक्कतें आती होंगी क्लास में तो आप वीडियो पॉज कर करके आप क्लास को पूरा आप नोट्स बना सकते हैं। रोक पॉज करके कोई भी चीज होगा उसको आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एंजाइम उत्प्रेरण का सिद्धांत। एंजाइम उत्प्रेरण का सिद्धांत। एंजाइम जो होते हैं वो इनका कोलाइड जो होता है एंजाइम का, उस पर कोटर, बहुत सारे कोटर होते हैं। उन कोटरों में जो है कोई भी अभिकर्मक जो होता है वो जाकर एक की तरह से, एक चाबी की तरीके से उसमें जाकर कोटर में ये फंसते हैं। और कोटर में फंसने के बाद फिर एक संकुल का निर्माण होता है। उस संकुल एंजाइम अभिकर्मक संकुल उसको बोलेंगे, एंजाइम अभिकर्मक संकुल। फिर जो अभिकर्मक संकुल बनते हैं उससे जो है प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं, उत्पाद अलग हो जाते हैं। जिस पार्ट में टूटना होता है उस पार्ट में वो टूट जाते हैं। आप उस अभिक्रिया को देख सकते हैं। जैसे ये आपका
एंजाइम है। ये एंजाइम है और इसमें जो है आपका ये अभिकर्मक एंजाइम पर कोटर होंगे बहुत सारे, एंजाइम उत्प्रेरक, और ये है आपका अभिकर्मक अणु। ये अभिकर्मक अणु है, इस कोटर में जाकर ये फंसते हैं। कोटर में जाके ऐसे फंस जाएगा एंजाइम के पृष्ठ पर, उसके कोटर में ऐसे फंसेगा। ये यहां फंसता है और फंसने के बाद जो है फिर इसमें धीरे 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 ऐसे जब फंसने के बाद एक दरार पड़ती है, इसको कहते हैं एंजाइम अभिकर्मक संकुल। और यही एंजाइम अभिकर्मक संकुल जो होता है फिर ये टूट जाता है दो पार्ट में। प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बनता है इसका, यही प्रोडक्ट दो पार्ट में टूट जाते हैं, एंजाइम अलग हो जाता है और उत्पाद जो है दो पार्ट में टूट जाते हैं। इस तरीके से ये आपका प्रोडक्ट एक पार्ट प्रोडक्ट का ये बनेगा और प्लस दूसरा पार्ट प्रोडक्ट का ये बन जाता है ऐसे। ये दो पार्ट में टूट जाता है, यहां से कटने के बाद दो पार्ट इसका बन जाता है और ये एक प्रोडक्ट ये, एक प्रोडक्ट ये एंजाइम हो गया आपका। इस तरीके से एंजाइम उत्प्रेरण का सिद्धांत मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छी तरह समझ गए। एंजाइम का जो कोलाइड होता है, कोलाइड में कोटर होते हैं, कोटरों में जाकर ये की तरह से, चाबी की तरीके से अभिकर्मक के अणु फंसते हैं और फंसने के बाद दो पार्ट में पहले एंजाइम अभिकर्मक संकुल बनता है और फिर वही अभिकर्मक जो है दो पार्ट में टूटते हैं और अलग अलग उत्पाद बन जाते हैं। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया एंजाइम उत्प्रेरण का सिद्धांत। अब अगले क्लास में कुछ और चीजें आपको बताई जाएंगी, लेकिन आप इस क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा मेरी क्लास आपको कैसी लगती है। और आपसे मैं बार बार कहता हूं कि मैंने जो भी ये क्लास शुरू किया है आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए शुरू किया है, ताकि उनको लाभ मिले। उनके पास आर्थिक कमजोरी होती है, इसलिए आप सब बच्चों तक पहुंचाने के लिए मेरी क्लास आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।